खैर मकदम है बेटा आप सबको हमारे नेक्स्ट क्लास में। मेरी तरफ से तमाम प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। तो बेटा लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनिमल्स में होता है उसमें पर 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड, वो फ्लूइड जो बॉडी में मूव करता रहता है फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, जिसको हम नॉर्मली ब्लड कहते हैं। और जो उस फ्लूइड की मूवमेंट को बरकरार रखता है उसको हम बोलते हैं हार्ट, जो पंप करता रहता है इस फ्लूइड को कंटिन्यूसली। और तीसरी चीज जो है जहां से ये ब्लड चलता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड चलता है, जिसको आप बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड ब्लड। तो बेटा आपको पता है ब्लड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ। तो ब्लड को हम क्यों बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ? क्योंकि जब तक ब्लड की मूवमेंट हमारी बॉडी में रवां दवा है, चल रही है, तब तक जिंदगी भी चलेगी। ब्लड का मूवमेंट, ब्लड की सप्लाई, ब्लड का ट्रांसपोर्ट रुक गया तो जिंदगी भी थम जाती है। क्योंकि ये ब्लड ही है जो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन जहाँ से सेल्स में एनर्जी निकलती है, तो ये ब्लड ही है जो सेल्स में सप्लाई करता है ऑक्सीजन, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और अपने आप को मेंटेन कर सके। तो अगर आप देखेंगे ये जो ब्लड है बेटा, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इन मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स, दिस ब्लड इज रेड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लड हमेशा रेड होगा। हाँ जी, लेकिन आपको याद रखना है हायर एनिमल्स में ब्लड रेड होता है। ये रेड क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड जिसको हम बेटा बोलते हैं, देखेंगे हम आगे, हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन की मदद से जो हमारा ब्लड है इट अपीयर्स रेड। हाँ, देयर आर सम एनिमल्स, लवर एनिमल्स, एनिमल किंगडम में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका ब्लड ब्लू होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका ब्लड ग्रीन होता है। उनमें ये पिगमेंट नहीं होता है, उनमें दूसरे पिगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पिगमेंट एनिमल्स आप देखेंगे आर्थ्रोपोड्स में, उनमें होता है एक पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोसायानिन। तो हीमोसायानिन जो है इट गिव्स देम ब्लू कलर, ये इनके ब्लड का ब्लू कलर देता है। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जिनके ब्लड में एक और पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोक्रोनिन। इस पिगमेंट की मदद से उनका ब्लड ग्रीन होता है। खैर छोड़िए, हम अभी यहाँ नहीं जाएंगे। हम याद रखेंगे कि इन केस ऑफ एनिमल्स, हायर एनिमल्स, particularly human beings, the blood is red in color because of the presence of hemoglobin। बेटा याद रखिए, एक नॉर्मल अडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं। जो एक अडल्ट होगा, अडल्ट ह्यूमन बीइंग, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। यही ब्लड मूवमेंट करता है बॉडीज में, टिश्यू से टिश्यू, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, हार्मोन्स को कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, टॉक्सिक केमिकल्स को कैरी करता है, सिग्नल्स को कैरी करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। इस ब्लड की बहुत सारी फंक्शंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर आप ये ब्लड देखेंगे, हम कहते हैं दैट दिस ब्लड इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए, आपने टिश्यू सिस्टम में पढ़ा है कि टिश्यूज जो हम आपने पढ़े कनेक्टिव टिश्यू, आपने पढ़े इपिथेलियल टिश्यू, आपने पढ़े वहां पर क्या बोलते हैं नर्व टिश्यू, आपने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू। इसी तरह आपने कनेक्टिव टिश्यू भी वहां पर पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट करे। जैसे आपको याद होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स पढ़े हैं, कार्टिलेजेस पढ़े, टेंडॉन्स पढ़े, लिगामेंट्स पढ़े।
खैर मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको इतना बताऊंगा कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। इट मेक्स ए कनेक्शन, इट मेक्स ए फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टिश्यूज। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक जाएगा, एक टिश्यू के केमिकल्स दूसरे के टिश्यू तक लेके जाएगा, एक टिश्यू से ऑक्सीजन दूसरे टिश्यू तक लेके जाएगा, एक टिश्यू का हार्मोन दूसरे टिश्यू तक लेके जाएगा। तो हम कहते हैं ये फंक्शनली कनेक्ट करता है टिश्यूज को। हालांकि फिजिकली कनेक्ट नहीं करेगा, बट इट एक्ट्स एज अ फंक्शनल लिंक बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज। यहाँ थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से थायरॉक्सिन निकलेगा, वो ब्रेन तक जाएगा, वो हार्ट तक जाएगा, किडनी तक जाएगा। तो कौन लेके जाएगा? तो ये ब्लड है जो इस थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को दूसरे टिश्यू के साथ कनेक्ट करती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, बट वी कॉल इट दैट ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपको याद रखना है ब्लड इज ए connective tissue, but which type of connective tissue? Blood is a fluid connective tissue. याद रखिए जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसके खास फीचर्स ये हैं कि नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स डिवाइड करती हैं, लेकिन याद रखिए जो ब्लड है इसमें सेल्स डिवाइड नहीं करती। आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर्स होते हैं, लेकिन ब्लड में नॉर्मली फाइबर नहीं होते हैं। हाँ होता है सिर्फ जब ब्लड क्लॉट होगा। जब ब्लड क्लॉट होता है तो फाइबर बनते हैं, लेकिन जब ब्लड नॉर्मल बॉडी में फ्लो करता है तो वहां फाइबर्स नहीं होते। तो याद रखिए blood is a connective tissue, but it differs from normal connective tissues that blood की सेल्स डिवाइड नहीं करती। ब्लड की सेल्स जो होती हैं जब उनकी डेथ हो जाती है फिर नई सेल्स बन जाती हैं। जो ब्लड की सेल्स हैं दे डू नॉट डिवाइड। वंस दे बिकम ओल्ड देन दे आर डिस्ट्रॉयड। तो सेम इज द केस ओवर हियर, ब्लड सेल्स डू नॉट डिवाइड एंड फाइबर्स जो होते हैं वो बाकी कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं, लेकिन ब्लड में नहीं होते हैं। अगर आप ये ब्लड देखेंगे बेटा, आपको याद रखना है एक नॉर्मल एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और अगर आप देखेंगे ब्लड इज 2.5 टाइम्स थिकर देन वाटर। It is 2.5 times viscous than water. At the same time, you must remember that blood is salty in taste. अगर आपको ब्लड की सेल्स को देखना है तो आपको एक सिटेन चाहिए। That सिटेन is called Leishman's सिटेन। याद रखिए Leishman's सिटेन वो सिटेन है जिससे हम ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको ब्लड सेल्स को देखना है माइक्रोस्कोप में तो आपको ब्लड स्लाइड जो स्लाइड पर है उसको सिटेन करना पड़ेगा इस सिटेन से, जिसको बेटा हम बोलते हैं लेशमन्स सिटेन। बेटा याद रखिए अगर आप देखेंगे ये जो ब्लड होता है, इफ यू सी दिस ब्लड, आई टोल्ड यू दैट द ब्लड इज साल्टी इन टेस्ट। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो ब्लड है इट इज साल्टी इन टेस्ट। अगर आप देखेंगे ब्लड का कंपोजिशन, ये जो ब्लड होता है बेटा, अगर आप इसका कंपोजिशन देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड प्लाज्मा, सेकंड इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आप उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कार्बोसेट्स। तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अगर मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में मैं ब्लड ड्रॉप डालता हूं। मैंने टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाल दिया। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को, ये जो ब्लड है इस ब्लड में कुछ केमिकल मिला दूं ताकि ये ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है, इसके लिए आपको एक केमिकल डालना है दैट इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट।
आप इसको ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है। आप इसमें एंटीकोगुलेंट मिलाइए, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। फिर आप देर तक इस ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब में रख सकते हैं और ये क्लॉट नहीं होगा। लेकिन आप क्या देखेंगे कि इस ब्लड में जो अभी जो ब्लड की जो टेस्ट ट्यूब है, आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब के नीचे छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर जैसे जमा हो गए हैं और इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर पानी सा जमा हो गया है। अगर आप किसी भी लिक्विड में, मान लीजिए मैंने एक लिक्विड में डाली है सैंड, मैंने एक लिक्विड में डाला है थोड़ा सा कचरा, मैंने धूल डाली है लिक्विड में। अगर मैं उस पानी में, एक पानी का गिलास है, उसमें धूल है, मिट्टी है, सैंड है, अगर हम उसको एक कुछ देर के लिए रखेंगे स्टैंड बाय मोड पर, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको पता है सेडिमेंटेशन होती है। वो सारे हैवी पार्टिकल्स जो हैं दे विल सेटल एट द बॉटम और जो पानी है वो ऊपर रहेगा। सेम इज द केस जब हम ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ब्लड में जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, जो सेल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पसल्स या हम उनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं दे विल सेटल एट द बॉटम। और जो ब्लड में पानी है, फ्लूइड है, वो आपको दिखेगा ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। ये जो ऊपर ये तैरता हुआ नजर आता है, ये बिल्कुल यूरिन के कलर के जैसा होता है, स्लाइटली येलो इन कलर होता है, जैसे घास होती है, घास, सिट्रा कलर, सिट्रा, वो ग्रीन नहीं, वो सिट्रा कलर, येलो, बिल्कुल यूरिन के जैसी जो ये आपको ऊपर ये फ्लूइड नजर आता है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। यही होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है कि ब्लड का जो फ्लूइड कंटेंट है, दैट इज द प्लाज्मा। पानी में आप मिलाइए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़े से सैंड मिलाइए, थोड़े से चाक की डस्ट मिलाइए, थोड़ा सा कचरा मिलाइए, फिर कुछ देर तक रखिए उसको स्टैंड बाय मोड पर, हिलने डुलने मत दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप देखेंगे सारे सॉलिड सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम और पानी ऊपर रहेगा। सेम इज द केस, ब्लड इज अ फ्लूइड। जब आप इसको स्टैंड बाय मोड पर रखते हैं, इसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगी, सॉलिड पार्टिकल्स, हेवियर पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम और जो इसका फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो है वो ऊपर ही रहेगा और वो फ्लूइड येलो कलर जैसा होता है, यूरिन के जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और ये जो नीचे रहे हैं ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स, आपको जैसे लगेगा ये ब्रिक का जो ईंट का चूरा जैसा होता है, बिल्कुल नीचे रहेगा। आप कहेंगे इसको ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या आप इनको कहेंगे ये हैं ब्लड के कॉर्पसल्स। अगर आप देखेंगे ये प्लाज्मा जो होता है, इट कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ द टोटल ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंप्राइज 40 to 45% ऑफ द टोटल ब्लड। अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास 100 ml ब्लड होगा तो 100 में से 60 या 55 ml प्लाज्मा होंगे और 40 से 45 ml जो होगा स्पेस वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई किया होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ब्लड से सारे किस्म के सेल्स निकाल देंगे, आरबीसीज निकालेंगे, डब्ल्यूबीसीज निकालेंगे, प्लेटलेट्स निकालेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? एक तो होते हैं जिनको आप बोलते हैं आरबीसीज, जिनको आप बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, दूसरे होते हैं जिनको आप बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, तीसरे होते हैं जिनको आप बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो नीचे जमा हो गए हैं ना ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये 3 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये जो नीचे कचरा जमा हो जाता है, इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉर्पसल्स। ये 3 किस्म के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो आप कह सकते हैं सर अगर हम ब्लड से सारे किस्म की सेल्स निकाल देंगे तो वहां क्या बचेगा? मैं कहूंगा बेटा वहां यही बचेगा जो फ्लूइड है, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा, जो ऊपर फ्लोट कर रहा है टेस्ट ट्यूब में।
तो याद रखिए प्लाज्मा कंप्राइजेस 55 to 60%, और जो सेल्स हैं जिनको आप बोलते हैं फॉर्मल एलिमेंट्स, वो 3 किस्म के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और इनका अगर आप देखेंगे कलेक्टिवली दैट इनका वॉल्यूम जो है, परसेंटेज फ्रैक्शन जो है, दैट इज 40 to 45%। तो ये जो अगर आप हम इसको आगे डिस्कस करेंगे बेटा, फॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं दैट वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा क्या है। अब आपको पता है चल गया कि प्लाज्मा जो है ये तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है, अगर ब्लड से सारी सेल्स निकाल देंगे, जो वहां पर फ्लूइड बचता है जो येलो कलर का होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। अगर आप देखेंगे ये प्लाज्मा जो है इट इज 92% वाटर, इट इज 92% वाटर, और इसमें होते हैं 8% सॉलिड्स। तो याद रखिए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड्स। वाटर है 92%, सॉलिड्स है 8%। वाटर है 92% और सॉलिड्स है 8%। तो आपको याद रखना है प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इज चीफली मेड अप ऑफ वाटर 92%, और जो सॉलिड्स हैं दे आर 8%। अब आप कहेंगे कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं, तो बेटा याद रखिए जो सॉलिड्स हैं हम कहते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। 1% जो सॉलिड्स हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक, 1% सॉलिड्स जो हैं, इसमें 2 किस्म के सॉलिड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक। तो याद रखिए प्लाज्मा में जो सॉलिड्स आपको मिलेंगे वो 2 किस्म के होंगे, या तो वो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। इनऑर्गेनिक तो कम ही होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक होते ही 7%। तो याद रखिए प्लाज्मा कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, and they comprise 7%, while as plasma contains 1% of inorganic compounds. Inorganic compounds में आप कहेंगे क्या क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ सपोज होता है सोडियम होगा, यहाँ पोटेशियम होगा, यहाँ क्लोराइड होगा, इज दैट क्लियर। इसी तरह से बहुत सारे ये मैग्नीशियम होगा। So there are different types of inorganic compounds which are present in the plasma. They particularly made up of, they contain sodium, they contain potassium, they contain chloride, they contain magnesium and other things. और solids जो organic होते हैं, organic solids जो बेटा होते हैं उसमें आपको याद रखना है they contain proteins, they contain vitamins, they contain hormones, बहुत सारी चीजें जो है, ग्लूकोज, इसी तरह से हार्मोन्स। 7% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसमें होते हैं उनमें प्रोटीन्स भी होंगे, उनमें वाइटामिन्स होते हैं, उनमें हार्मोन्स होते हैं, उनमें ग्लूकोज होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है प्लाज्मा में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में वो होते हैं प्रोटीन्स। याद रखिए प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। वन प्रोटीन इज कॉल्ड, याद रखिए बेटा, फाइब्रिनोजेन। सेकंड प्रोटीन जो इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन। तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोब्यूलिन। याद रखिए 3 किस्म के प्रोटीन्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको प्लाज्मा में मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको फाइब्रिनोजेन, दूसरा मिलेगा एल्बुमिन्स, तीसरे मिलेंगे ग्लोब्यूलिन्स। अब आप कहेंगे इनका काम क्या है। फाइब्रिनोज में बात कर रहा हूं भी प्लाज्मा की। मैंने आपको बताया कि पहले ब्लड का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा एंड फॉर्मेड एलिमेंट्स। ब्लड को आप फिल्टर कर दीजिए या ब्लड को आप सेडिमेंट कर दीजिए, वहां पर आपको नीचे दिखेंगे कि फॉर्मेड एलिमेंट्स, हेवियर पार्टिकल्स, सेल्स होंगी, ऊपर पानी जमा हो जाएगा फ्लोट, उसको आप बोलेंगे प्लाज्मा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि
फॉर्मल एलिमेंट्स 3 किस्म के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको कहा ये प्लाज्मा जो 55 to 60% ब्लड का होता है, इसमें 92% वाटर होता है, 8% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में 1% होता है इनऑर्गेनिक, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, है ना। इसी तरह से 7% होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में खास है प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड ग्लूकोज। प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है, ये सॉल्युबल होता है ब्लड में, याद रखो। फाइब्रिनोजन इज ए सॉल्युबल प्रोटीन, लेकिन जब भी ब्लड क्लॉट होगा, जब भी ब्लीडिंग होगी, ब्लड वेसल में कट होगा, ब्लीडिंग होगी, उस वक्त ये फाइब्रिनोजन चेंज होता है, इट फॉर्म्स फाइब्रिन एंड दिस फाइब्रिन इज इनसॉल्युबल। दिस फाइब्रिन इज इनसॉल्युबल। जब भी ब्लीडिंग होती है, जब भी कहीं कट लगता है बेटा, उस वक्त ये जो ब्लड में प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, ये चेंज होता है इनटू फाइब्रिन। जब ब्लड नॉर्मली ब्लड वेसल्स में होगा, बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वहां पर फाइब्रिनोजन होता है, ये सॉल्युबल है। लेकिन जब ब्लीडिंग होगी, ब्लड वेसल कट होगी, फाइब्रिनोजन विल चेंज इनटू फाइब्रिन। तो फाइब्रिन इज इनसॉल्युबल, इट फॉर्म्स थ्रेड्स एंड इट गिव्स राइज टू क्लॉट। तो याद रखिए, क्लॉट तभी बनता है जब फाइब्रिनोजन चेंज होगा इनटू फाइब्रिन। इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारा अलग से टॉपिक है, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म हम अलग से नेक्स्ट एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा, ब्लड में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं उनमें एक है फाइब्रिनोजन, जो जनरली सॉल्युबल होता है ब्लड में, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जब ब्लीडिंग होती है, ब्लड वेसल कट होती है, उस वक्त फाइब्रिनोजन चेंज होता है इनटू फाइब्रिन। इसी तरह से मैंने आपको बताया ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स का काम क्या है, ये हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, ताकि ब्लड का पानी सेल्स में न घुसे या सेल्स का पानी ब्लड में बाहर ना आए, ना एंडोस्मोसिस हो सेल्स की, ना एक्सोस्मोसिस हो। ये एल्बुमिन्स मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा BCOP। याद रखिए, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे ब्लड जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। एंड देन ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज। आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से बचाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीजेस बाय प्रोड्यूसिंग। हमारे इम्यून सिस्टम जो है, हमारा बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें जो सेल्स हैं वो हमें बचाती हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। So antibodies are produced by the cells of our immune system and the antibodies are made up of globulins. तो याद रखिए, जो एक पर्सन हेल्दी होगा, जिस पर्सन में ज्यादा ग्लोबुलिन्स होंगे, उसकी बॉडी ही बना सकती है एंटीबॉडीज। जो पर्सन अनहेल्दी होगा, वीक होगा, प्रोटीन डिफिशिएंट होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। इज दैट क्लियर? तो ये मैं बता रहा था आपको अबाउट दी प्लाज्मा। अब बेटा प्लाज्मा के बाद हम देखेंगे दूसरा पार्ट, फॉर्मल एलिमेंट्स। फॉर्मल एलिमेंट्स क्या है? WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो बेटा मैंने आपको ये समझाया आज कि ब्लड का कंपोजिशन, फिर मैंने समझाया कि ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर पार्ट है प्लाज्मा। इसी में होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरा पार्ट जो ब्लड का है, जिनको हम फॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं, सेल्स भी कहिए, अब कोई मसला नहीं। वो 3 किस्म के हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एलिमेंट्स। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा लेक्चर को। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, बट कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा।
That is all for today. وما علينا إلا البلاغ المبين.